नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। और होली कैसी रही आप लोगों की? बढ़िया रही होगी। होली के बाद एक लंबा गैप रहा करंट अफेयर्स का, क्योंकि मैं भी वृंदावन चला गया था। और अब क्लासें रेगुलर रहेंगी। तो आज का करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने आया हूँ। करंट अफेयर्स को लेने से पहले हम देखते हैं आज का शुभ विचार क्या है। जहाँ कौशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। जहाँ आपकी कोसें बड़ी होती हैं, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि आप जित प्रयास करेंगे, काम करेंगे, तो ही कुछ मिलेगा। बैठे बिठाए नसीब में लिखा भी होगा, तब भी नहीं मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कौशल करिए, प्रयास करिए, अंतिम प्रयास में भी सफलता मिल सकती है। चलिए, तो प्रश्न नंबर देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। हाल में ही आईएनएस तिर और आईएनएस सुजाता भारत के युद्धपोत हैं। भा, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, तीन देशों का एक सैन्य अभ्यास हुआ है, भारत का, मोजाम्बिक और तंजानिया। त्रिपार्श्व अभ्यास के दूसरे संस्करण कब से कब तक आयोजित किए जा रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई युद्ध अभ्यास लगातार दो देशों के मध्य होते रहते हैं। भविष्य में कभी भी कोई सामरिक, कोई अपने अनुभवों को साझा करने लिए, कोई भविष्य में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि दोनों देशों को साथ में मिलकर किसी से लड़ना पड़े, आतंकवादी घटनाओं से लेकर आधुनिक नई नई तकनीक है, नए नए हथियार आ रहे हैं, उनकी आपसी समझ, एक दूसरे के संकेतों को समझने के लिए, समन्वय के लिए। तो ये जो भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, इन देशों का, तीन देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, वह कब से कब तक आयोजित हुआ? ये दूसरा है, तो कब से कब तक है? 20 से 28 मार्च, 21 से 29 मार्च, 22 से 30 मार्च, या 23 से 31 मार्च? आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करें। 20 से 28 मार्च, 21 से 29 मार्च, 22 से 30 मार्च, 23 से 31 मार्च। सही इसका आंसर है बी। सही आंसर है बी, 21 से 29 मार्च तक। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच हुआ, इन तीन देशों के बीच में। यह संयुक्त समुद्री अभ्यास था, 21 से 29 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। आईएमटी ट्रिलेट का पहला अभ्यास अक्टूबर 2023 में हुआ था, यानी कि भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक का आईएमटी, आईएमटी इंडिया, एम से मोजाम्बिक और टी से तंजानिया का पहले अभ्यास कब हो चुका है? 2023 में हो चुका था। ये पहला था। 21 से 29 मार्च 2024 में ये दूसरा हो रहा है, जिसमें आईएनएस तरकस ने तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के साथ भाग लिया। हमारा जो युद्धपोत है आईएनएस तरकस, यह मौजूदा अभ्यास के दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। एक यह चरण एक योजना सम्मेलन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद संयुक्त बंदरगाह प्रशिक्षण गतिविधियां हुई। इसमें क्षति नियंत्रण, कम से कम नुकसान हो, अग्निशमन, आग पर कंट्रोल किया जा सके, विजिट बोझ की खोज, जो आपकी बोर्ड होती हैं समुद्र में, वो खोजना, उनको ढूंढना, जब्ती प्रक्रिया, किसी दूसरे देश के सामान को जब्त करना है तो किस तरीके से काम करेंगे, और चिकित्सा व्याख्यान, आपदा निकासी और गोताखोरी संचालन, यानी समुद्र के अंतर्गत ये अभ्यास किया। भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया की सेनाओं ने, पहला 2023 में हो चुका था, ये दूसरा 2024 में 21 से 29 मार्च के बीच हुआ। ये था हमारा MIT ट्रिलेट 2024, जिसे आप देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना, जल सेना। अब अगला क्वेश्चन है, हाल में ही कौन सा बैंक इंडिया स्मार्ट अप्स को 250 मिलियन डॉलर का ऋण देगा? इंडिया स्टार्टअप्स एक योजना थी मोदी जी की। अगर कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति नया कारोबार, नया उद्यम स्थापित करना चाहता है, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए सरकार कर्जा दे रही है। तो ये कौन सा बैंक है जिसने इस योजना के लिए 250 मिलियन डॉलर का कर्ज देने का कार्यक्रम बनाया है? DBS बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। DBS बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक।
तो समझ में आया क्या प्रश्न आपको? नहीं आया है तो फिर से पढ़ लीजिए एक बार प्रश्न को। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि कौन सा बैंक जो है स्टार्टअप इंडिया के लिए 250 मिलियन डॉलर का क्या देने वाला है? कर्जा देने वाला है। डीबीएस बैंक इंडिया स्टार्टअप के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज देने की घोषणा की है। यह मूल देश के प्रमुख फोकस स्टार्टअप मसल तंत्र के इनोवेशन और एंटरप्राइजता को बढ़ावा देने पर बैंक का हिस्सा है। भारतीय वस्तु शिल्प क्षेत्र को जो देश के विकास लक्ष्यों का एक स्मारक स्तंभ भी है। कहने का तात्पर्य है कि स्टार्टअप योजना उन मजदूरों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए, उन वास्तुकारों के लिए जो अपना खुद का कुछ बिजनेस खोलना चाहते हैं, ऋण देती है। इस योजना के लिए ऋण किस बैंक ने शुरुआत किया? डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इस बैंक का पूरा नाम है। डीबीएस बैंक के बारे में यदि हम जाने तो डीबीएस बैंक, देखिए डीबीएस बैंक, यह बैंक 19 बाजारों में उपस्थित के साथ एशिया में अग्रणी वित्तीय सेवा समूह है, मतलब पूरे एशिया का, क्योंकि बैंक तो मूलतः सिंगापुर का है। इसे डिजिटल बैंकिंग में वैश्विक नेतृत्व और नवाचार के लिए मान्यता प्राप्त है। यह जिम्मेदार बैंकिंग और स्थिरता पहल के लिए प्रतिबद्ध भी है। डीबीएस बैंक भारत में कहें तो भारत में 29 वर्षों से डीबीएस बैंक की शाखा है। डीबीएस बैंक मूलतः सिंगापुर का है। उद्यम और उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रहा है। साथ में यह पूर्ण स्वामित्व वाली स्थानीय रूप से निगमित सहायक कंपनी के रूप में काम करने वाला भारत का पहला बड़ा विदेशी बैंक है। यह 19 भारतीय राज्यों में लगभग 530 इसकी क्या है ब्रांचेस नेटवर्क है। डीबीएस बैंक जिसे अक्सर डीबीएस के नाम से जाना जाता है, यह सिंगापुर बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय सिंगापुर के मरीना बे जिले में मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर में, यानी सिंगापुर के मरीना बे जिले में इसका सेंटर है। इसका पूरा नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जो अब सिर्फ डीबीएस के नाम से जाना जाता है। भारत में लगभग 530 इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में ही भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका। तो आपको पता है क्या? अमूल का नाम सुना होगा आपने। अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल भारत के श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के तहत गुजरात में जो डेयरी स्थापित की गई थी, बहुत लोकप्रिय है। तो अब ये जो हमारा अमूल है, अमूल का दूध अभी तक इंडिया पीता था, अब कौन से देश में और ये लॉन्च किया जा रहा है? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका। तो इसका सही आंसर कमेंट करें, मैं बता दूं सही आंसर क्या है इसका। इसका सही आंसर है अमेरिका। क्या है? अमेरिका, डी। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत में प्रसिद्ध दूध उत्पादों में से एक अमूल ताजा दूध अब अमेरिका में भी मिल जाएगा। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ एक सप्ताह के भीतर अमेरिकी बाजार में दूध के 4 किस्मों को पेशकश करेगा। इस पहल का मकसद भारतीय मूल और एशियाई आबादी की जरूरतों को पूरा करना है। देखिए अगर अमूल के बारे में हम कुछ और बात करें तो आप समझिए, भारत में अमूल और श्वेत क्रांति की कहानी की अगर पूरी बात करें तो अमूल का स्वामित्व गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के पास है। अमूल किसकी कंपनी है? गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के एक कंपनी है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ गुजरात में स्थित भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पाद विपणन महासंगठन है। ये गुजरात सरकार का है। यह गुजरात की डेयरी सहकारी समितियों का शीर्ष विपणन निकाय है। अमूल की जो स्थापना 1946 में दो छोटी छोटी ग्राम डेयरियों की सहकारी समितियों द्वारा कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन में निहित है। कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड का मुख्यालय आनंद गुजरात में है। आनंद डेयरी के नाम से पहले अमूल का नाम था। यहाँ के किसानों ने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का गठन किया था और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का ही जो शॉर्ट फॉर्म नाम आ गया वो क्या है? अमूल। अमूल इसका क्या है? शॉर्ट में नाम है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। जो लोकप्रिय रूप से अमूल के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आपने सुना होगा, जो भारतीय श्वेत क्रांति के जनक हैं। के नेतृत्व में अधिक से अधिक ग्रामीण सहकारी समिति कैरा समिति में शामिल हुई और अमूल मजबूत से मजबूत होता चला गया। अमूल की सफलता से प्रेरित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने निर्णय लिया कि भारत को दूध और डेयरी उत्पादकों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी सरकारी और अमूल मॉडल को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और इसीलिए हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड का जनक भी नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही पेप्सिको वियतनाम में कितने नए संयंत्रों में
$400 मिलियन का निवेश किया है। हाल में ही पेप्सिको पेप्सिको जो कंपनी है, पेप्सी पीने वाली पेप्सी, उसने कितने नए संयंत्र बनाए हैं, कहाँ पर? वियतनाम। और लगभग $400 मिलियन का उसने क्या किया, खर्चा किया है। एक दो तीन चार पता है तो कवर कमेंट करें। तो सही इसका आंसर क्या है? बी। इसने 2 संयंत्र स्थापित किए हैं, पेप्सिको कंपनी है, इसने कहाँ पर संयंत्र स्थापित किए हैं? वियतनाम में। कहाँ किए हैं? वियतनाम। हाल में पेप्सिको वियतनाम में 2 संयंत्रों में लगभग 400 मिलियन का निवेश किया है। सेंटोरी पेप्सिको वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी अचर्ज की यात्रा के दौरान पेप्सिको ने वियतनाम में 2 सहयोगी ऊर्जा संचलन संयंत्र बनाने के लिए 400 मिलियन का वादा किया। दोनों संयंत्र पेप्सिको के स्थिरता लक्ष्यों के घटक सामूहिक ऊर्जा संसाधन द्वारा संचालित होंगे। फंडा एक ही है कि पेप्सिको ने वियतनाम में 2 नई फैक्ट्री खोली हैं, जिसमें लगभग $400 मिलियन का क्या आया, खर्चा आया। चलिए, पेप्सिको की बात करें तो ये पेप्सिको ने अक्षय ऊर्जा से संचालित संयंत्रों के लिए, मतलब अक्षय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो प्रदूषण नहीं करती है, इस पहल ने पेप्सिको के दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में स्थायी प्रचलन पर ध्यान केंद्रित किया है, इसमें जिससे इसकी क्षेत्रीय उपस्थिति सुदृढ़ हुई है। वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है? हनोई है। वियतनाम में ये बनाया जा रहा है। और मुद्रा वियतनामी डोंग है। वियतनाम की आधिकारिक भाषा वियतनामी है। और वियतनाम के जो प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? फॉम मिल चिन है। क्या है? फॉम मिल चिन। समझिए आप, वियतनाम में इस पेप्सिको कंपनी ने 2 संयंत्र खोले जिसमें $400 मिलियन खर्चा है। वियतनाम की राजधानी का नाम हनोई है और वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन है। फॉम मिन चिन है, ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हाल में ही पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीसीए ने किस एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया है? डीजीसीए एक संस्थान है जो हमारे जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके लिए नियम कानून का निर्माण करता है। और पायलट जो होते हैं या स्टाफ जो होता है, जो हवाई जहाज चलाते हैं, उड़ाते हैं, उनके आराम के लिए कुछ नियम बना रखे हैं, क्योंकि अगर वो थक जाएंगे, वो थक के हवाई जहाज उड़ाएंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वैसे भी हवाई दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अभी किस एयरलाइंस ने इन नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए उस पर डीजीसीए ने क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। तो इंडिगो है, या फिर ये विस्ट्रा है, या एयर इंडिया है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर क्या है इसका? एयर इंडिया। एयर इंडिया पर अभी जो है क्या है, एयर इंडिया पर डीजीसीए ने जुर्माना लगाया है। लगभग कितने? 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि उड़ान के दौरान जितने आराम मिलना चाहिए पायलटों को, उतना आराम नहीं मिल पा रहा है। यानी कि पायलटों को थकान संबंधी समस्याएं देखने को मिली, उन्हें सही समय सोने का नहीं मिल पा रहा था, इसलिए एयर इंडिया पर डीजीसीए ने जुर्माना ठोक दिया 80 लाख रुपए। ठीक है। अगर हम बात करें तो भाई ये डीजीसीए ने जुर्माना, जो फाइन लगाया है 30 लाख रुपए का जो लगाया था, डीजीसी ने इससे पहले मुंबई के, अच्छा इससे पहले भी डीजीसी ने इससे पहले मुंबई के हवाई अड्डे पर एक 80 साल के यात्री को व्हील चेयर उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इससे पहले भी डीजीसी जुर्माना लगा चुका है कि एक भैया, एक 80 साल के व्यक्ति को व्हील चेयर नहीं मिल पाई थी। व्हील चेयर नहीं मिलने के कारण यात्री को विमान से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर पड़ा था। बाद में इस यात्री की मृत्यु हो गई थी। यह घटना 12 फरवरी को हुई थी। अधिकारी ने कहा था कि एयर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, कार्रवाई नहीं की थी, जानकारी भी नहीं दी थी। तो ये डीजीसीए ने फिर से जुर्माना लगा दिया है एयर इंडिया पर। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, ने जो है किसके नाम पर एक नया क्षुद्र ग्रह आप जानते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में, बृहस्पति ग्रह, ये सूरज है मान लीजिए, ये बृहस्पति है और ये मंगल के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह होते हैं, इन्हें हम एस्ट्रॉयड प्लैनेट कहते हैं, जो इसकी तरह से सूर्य की परिक्रमा ही करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह फोरवेस्टा है। क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा है? तो मरियम मैमम जेम्स बॉयज या जयंत मूर्ति, किसके नाम पर नया जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया उसका नाम रखा गया है? क्योंकि क्षुद्र ग्रह लगभग 4,500 हैं और कोई ना, अब दूरबीन ले बैठे हैं वैज्ञानिक खगोल शास्त्री,
कोई नया मिल जाता है तो उसका नाम रखते ही रहते हैं। सबसे बड़ा फोरवेस्टा है। चलिए, तो मैं बता दूं सही आंसर क्या है, जयंत मूर्ति। ये भारतीय हैं, इनके नाम पर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने, भारतीय खगोल शास्त्रीय संस्थान ने 2021 में सेवानिवृत्त होने, भेजा तूने मुझे, 1 मिनट में कर रहा हूँ, 5 मिनट बता रहा हूँ। देखिए, तो भारतीय खगोल शास्त्रीय संस्थान में 2021 से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के जो हमारे मूर्ति जी हैं, जयंत मूर्ति, संस्थान ने मानद प्रोफेसर हैं। वह जुलाई 2018 में अक्टूबर 2019 के बीच संस्थान के कार्यवाहक निदेशक भी रहे हैं। आकाश में चमकने और मेरे नाम के क्षुद्रग्रह को देखने का शानदार एहसास, ऐसा किसका कहना है, जयंत मूर्ति का कहना है। IAU ने घोषणा किया कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में उपलब्धियों के लिए क्षुद्रग्रह 2005 EX 296 को जयंत मूर्ति के नाम से नाम दिया गया। तो जो पहले क्षुद्रग्रह था वो 2005 में EX 296 इसका नाम था, अब उसका नाम जयंत मूर्ति रख दिया गया, क्योंकि जयंत मूर्ति भारतीय खगोल संस्थान के निदेशक रहे हैं और उनके जो योगदान है खगोल के विज्ञान के, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यह उन्हें जो है सम्मान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, जो है डेबरा एल्मेग्रीन, ये भी आप याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अध्यक्ष डेबरा एल्मेग्रीन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ये भी आप वेरी मोस्ट है, ये भी आप याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जिसने ये सम्मान दिया है का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना 28 जुलाई 1919 में हुई थी और डेबरा एल्मेग्रीन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के महासचिव हैं पियरो बेन बेनूटी। इसके वर्तमान में क्या होना है, महासचिव हैं, सेक्रेटरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाल में किसने NCRB का संकलन ऐप लॉन्च किया है। NCRB का एक संकलन ऐप लॉन्च किया है। अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, रामनाथ कोविंद ने या फिर नरेंद्र मोदी ने। आप बताने का प्रयास करें कि ये ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए, अमित शाह। अमित शाह ने एक ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह हमारे, ने SBI और NCRB की वेबसाइट और मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया है। लॉन्चिंग को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नए आपराधिक नियमों को निर्बाध करने के लिए प्रतिबद्ध है और NCRB वेबसाइट और मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो पहले से आपराधिक कानूनों के लिए कानून चले आ रहे थे अंग्रेजों के ज़माने का, लगभग 1860 के आसपास का जो हमारा धाराएं एक्ट, भारतीय दंड संहिता IPC, इंडियन पेनल कोड और भारतीय अपराध संहिता, उनकी में बहुत बड़ा संशोधन किया गया है और उनका संशोधन करके अब नए कानून जो है भारत में लागू किए जाएंगे। धाराओं के नाम बदल जाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले मर्डर करते थे तो आप पे 302 की धारा लगती थी, अब उसके लिए आपको कोई नई धारा 101 या 111 के आसपास कोई धारा लगेगी। मतलब ये धाराएं बदल जाएंगी, IPC की धाराएं बदल जाएंगी, इंडियन पेनल कोड। देखिए, मोदी सरकार ने देश में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता IPC को दिसंबर 2023 की भारतीय न्याय संहिता में बदलकर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मोदी सरकार देश के अपराधियों पर काबू पाने की कोशिश करेगी। ये तीनों आपराधिक कानून जुलाई से देश भर में लागू होंगे, इस जुलाई से लागू हो जाएंगे। ब्रिटिश काल में बनाए गए भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता IPC, CRPC और 1872 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह इन तीनों नए प्रावधानों को लाया जाएगा। वैसे बहुत हद तक ठीक है, हम क्यों, जब आज़ाद हो गए अंग्रेजों से तो ये हमारे जितने भी IPC हम पर जो धाराएं लगती हैं 302, 307, है ना, ये सब आप CRPC की धाराएं, IPC की धाराएं सब अंग्रेजों ने बनाई थी। अब वो हम इतने 70-75 साल देश की आज़ादी को हो गए, हम अंग्रेजों के बनाए बनाए हुए कानूनों को क्यों अपने ऊपर ढोएं। इसलिए उन कानूनों की जगह मोदी सरकार अब भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करेगी और इस जुलाई से लागू हो जाएंगे। चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा के नियम कड़े कर दिए? भैया मतलब ये है कि प्रवासी लोग बहुत बढ़ गए हैं, रहने खाने पहनने की व्यवस्था भंग हो गई है, इसलिए उसने उस किस देश ने अपने यहाँ आने वाले छात्रों के वीजा देने में कड़े नियम कर दिए? रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? अब पाकिस्तान तो कोई पढ़ने जाएगा नहीं, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बताएं आप। तो सही इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो सही इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया भैया। देखिए, हाल में ही ऑस्ट्रेलिया में घरों का संकट गहराता जा रहा है, इस कारण से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विदेशी छात्रों वीजा पर नए प्रतिबंध का ऐलान किया है। और अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने के वाले छात्रों को कड़ी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। इन छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा की जानकारी को और अनिवार्य पहले लगभग कल पहले लगभग 6 अंक लाना पड़ते थे आपको आपके इंग्लिश के स्किल्स में, अब वो लगभग लगभग 6.5 कर दिए, तो नंबर उन्होंने बढ़ा दिए। मतलब अब आसानी से अंग्रेजी में लाने होंगे बेहतर नंबर, है ना। तो ये प्रवासन पर रोक लगाने के लिए है, अंग्रेजी भाषा अच्छे नंबर लाना अनिवार्य है। अस्थायी स्नातक वीजा के लिए 6 से 5.5 कर दिया, स्टूडेंट वीजा के 5.5 से बढ़ाकर 6 कर दिया, मतलब हम में सभी स्टूडेंट्स के लिए 0.5 की इन्होंने क्या कर दिया, इंग्लिश में नंबरों की वृद्धि कर दी। ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े प्रवासी हो गए हैं कि वहां पर रहने खाने की व्यवस्था भंग हो गई, आप इसको पढ़ लेना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल में ही किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एक पक्षी है, जो जिसे हम सोन चिड़ैया भी कहते हैं। ये लगभग लगभग विलुप्त होने की कगार पे। ये हमारा जो कूनो पार्क था, या हमारा मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान था, ये सभी लोग जो है इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सुरक्षित थे, पर बहुत दिनों से ये लगभग लगभग विलुप्त सी हो गई है। तो इसकी सुरक्षा के लिए एक हमने कमेटी बनाई है, जो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? रंजन गोगोई, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक लावासा, इनमें से कोई नहीं। रंजन गोगोई का भी नाम आपने सुना होगा, भारत के पहले के पूर्व सीजीआई रह चुके हैं। डी वाई चंद्रचूड़ भी, और अशोक लावासा, इनमें से किसके समिति बनाई गई है? तो सही इसका आंसर क्या है? बी, डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरे से मुक्ति के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है। समिति का संपूर्ण केंद्र बिंदु संरक्षण जारी किया जाएगा। गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाली बिजली के स्थिरीकरण के कारण लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी को बचाने के लिए तत्काल आवश्यकता के जवाब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर कार्रवाई की। यानी हमारी जो सीजीआई है, डी वाई चंद्रचूड़ ने समिति का गठन किया है, ठीक है। ये हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपने देखा हो, ये बिल्कुल लगभग कगार पे, पहले भारत में 1260 थी, 745, 600, 300, 150, और 2020 में बिल्कुल जीरो। ऑलमोस्ट 90% की पॉपुलेशन पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और इंसान की इन्हीं कारणों से भारतीय पक्षी विज्ञान सलीम अली ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पुरजोर समर्थन किया जब इसे भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसके बजाय भारतीय मोर को चुना गया था। भारतीय मोर चुना गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप जानते हैं भारत भारत के बर्डमैन किसे बोलते हैं? बर्डमैन बोलते हैं सलीम अली को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ा स्थलीय पक्षी है, जो जिसे पाकिस्तान और भारत में देखा जा सकता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया की सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है, और इसे विविध विभिन्न राज्यों में कई नामों से जाना जाता है। मालथोक, भरभूट, घोराड, धोलाबन, तुगधार, सोहन चिड़िया, है ना। सोन चिड़िया भी इसे कहते हैं, अपने यहाँ पर भी देखने को मिलती है। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बिजली की हैवी लाइनों की वजह से अब भारत में विलुप्त हो गया, तो अभी इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के स्थानीय रूप में गोदावन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और भारत की प्रमुख घास के मैदानों की प्रजाति के रूप में जाना जाता है, और कहा जाता है कि यह परिस्थिति के स्वास्थ्य को दर्शाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देसी पक्षी है जो उड़ सकता है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मूल निवासी हैं, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसकी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा भी मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जिसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री रूप में नामित किया गया?
फिलिस्तीन प्राधिकरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, किसे नामित किया गया है? मोहम्मद मुस्तफ़ा महमूद अब्बास फैसल जावेद, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं, फिलिस्तीन की लड़ाई भी चल रही है, गाजा पट्टी का नाम आपने सुना होगा, इसराइल के साथ लड़ाई चल रही है, लगभग लगभग इसराइल ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया है। फिलिस्तीन प्राधिकरण का एक नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? इन ऑप्शंस में से आप लगाएं। इसका सही आंसर है ए, मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो है हाल में फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रपति अब्बास ने फिलिस्तीन के प्रमुख व्यापार हस्तियों में से एक मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन का पीएम बनाया। उन्होंने हमास इस्लामाबादी शासन के तहत गाजा पुनर्निर्माण की देखरेख की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद सतये की जगह ली, यानी पहले कौन थे? मोहम्मद सतये थे। और आप जानते हैं हमास एक आतंकवादी संगठन है, और गाजा पट्टी ने अभी इजराइल पे हमला किया तो इजराइल ने उसका जवाबी विरोध किया, और बड़ा मैटर चला था ये युद्ध हुआ था। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने मुस्तफ़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने मुस्तफ़ा को बना दिया है भाई। ये मोहम्मद साते के इस्तीफा के बाद, इससे पहले मोहम्मद साते थे फिलिस्तीन के, मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किए गए हैं। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के प्रमुख व्यवसायियों में से एक है। मुस्तफ़ा ने हमास इस्लामी शासन के तहत गाजा पुनर्निर्माण की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स था। आपको इसकी ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी है, लिंक पे जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ से फ्री में ये जो है आप पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सोमवार से मैथ शुरू से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 9:30 बजे से। शाम को रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, शाम को रीजनिंग स्टार्ट हो रही है हमारी 4 बजे से। और महिला सुपरवाइजर का बैच भी 4 बजे से होगा, क्योंकि सुपरवाइजर में रीजनिंग भी आती है। और 5 बजे से साइंस चलेगी, जो सुपरवाइजर के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में हिंदी साहित्य वर्ग 2 जिसका पेपर अगस्त में है, उसके लिए हम जो है शाम को, सोमवार से शाम को 6 बजे से नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। सोमवार सुबह से लगभग सारे बैच नए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हिंदी साहित्य का बैच भी आपको उपलब्ध है, मात्र 499 में, 499 रुपये में हमारे एप्लीकेशन पर जाएं। हिंदी साहित्य वर्ग 2 आपको देना है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और साथ में महिला सुपरवाइजर का भी बैच 499 में है, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। आप जाएं और उन्हें ले सकते हैं। उनमें हमारी लाइव क्लास रहेंगी, पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और लाइव क्लासेस भी रहेंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।